आज हमारी अपनी अगली क्लास है और आज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था और प्रशासन को लेकर। देखिए यहाँ पे यूपी स्पेशल से रिलेटेड यहाँ पे जो टॉपिक हम हैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड है और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि प्रशासन को चलाने के लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, जिसमें त्रिस्तरीय एक प्रशासनिक व्यवस्था हम देखते हैं। दो चीजें हैं जो राज्य के अंतर्गत हमें पढ़नी है, एक तो राज्य प्रशासन के अंतर्गत, दूसरा आपके ग्राम पंचायती और नगर निकायों के बारे में। तो यहाँ पर आज हम राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, विधान परिषद, इससे अलावा हम यहाँ पर पंचायत, ग्राम पंचायतों के रिलेटेड क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत क्या होती हैं, नगर निकाय यहाँ पर हम देखेंगे। और उसके अलावा कुछ आपके न्यायालय से संबंधित गतिविधियों के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके न्यायालय व्यवस्था जो न्याय से संदर्भित आपको प्रशासनिक व्यवस्था संचालित होती है, एक न्यायिक व्यवस्था होती है। और एट द लास्ट यहाँ पर कुछ आयोगों के बारे में, जैसे कि राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य वित्त आयोग, इनके बारे में देखेंगे। तो एक तरीके से इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश से संबंधित यहाँ पे पॉलिटी एवं यहाँ पे गवर्नेंस को टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या विशेष है जहां से प्रश्न आपको बनते हैं। मूल रूप से देखा जाए तो यूपी स्पेशल में जो फैक्चुअल कई बार पॉलिटी से रिलेटेड डेटा है वो बन जाता है क्वेश्चन, जैसे कि मुख्यमंत्रियों को लेकर है, विधानसभा अध्यक्षों को लेकर है, सभापति हो गए, किसी प्रकार की नई नियुक्तियां आपकी हो गई। इसके अलावा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए राज्यपाल से रिलेटेड है, मुख्यमंत्री है, विधानसभा, विधान परिषद, उससे संबंधित कुछ सीटें कहाँ से कितनी है, सबसे ज्यादा सबसे कम। तो यहाँ पर हम दोनों ही चीजों को कवर करेंगे, जिसमें फैक्चुअल चीजें जो डेटाबेस क्वेश्चन आपको बनता है वो भी आपको इसमें कवर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पॉलिटिकल सेक्शन। सबसे पहले यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश का देखा जाए तो भारत के गणराज्य का एक हिस्सा है, एक राज्य है। और देखा जाए तो राज्यों की जो शासन व्यवस्था है वो संविधान के अध्याय 6 में दिया गया है। अनुच्छेद 152 से लेकर 237 के प्रावधानों के अंतर्गत वहां पे संविधान में आपके राज्यों से संबंधित एक प्रशासनिक व्यवस्था का आपको उल्लेख दिखाई देगा। इसके अलावा यहाँ पर देखने तो यहाँ पर आपके शासन प्रणाली के एक संसदात्मक शासन प्रणाली है, जिसके 3 प्रमुख यहाँ पे अंग देखने को मिलते हैं। एक है आपकी कार्यपालिका, दूसरा है विधानमंडल और तीसरा है न्यायपालिका। हम जो पढ़ने जा रहे हैं जो राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत इन्हीं तीनों को पढ़ेंगे, जिसमें कार्यपालिका क्या होती है, उसकी अपनी इसमें क्या भूमिका है, साथ ही विधानमंडल क्या है, उसके अपने अंग कौन कौन से हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे न्यायपालिका और उससे संबंधित गतिविधियों का अध्ययन करेंगे। लेकिन सबसे पहले कार्यपालिका के बारे में पढ़ते हैं। और कार्यपालिका जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे सबसे पहले आता है राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल ही एक तरीके से देखा जाए तो राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का एक केंद्र है और उसी के कह सकते हैं सरकार, जिसको हम सरकार शब्द को संबोधन करते हैं, तो वो राज्यपाल को ही निर्देशित करता है। ऐसी स्थिति में हमें राज्यपाल के बारे में सबसे पहले समझना चाहिए, राज्यपाल क्या है, उनकी अपनी भूमिका क्या है, किस तरीके के कार्य करते हैं, संविधान में वहां पर उनको लेकर क्या उल्लेख है। साथ ही यूपी स्पेशल से रिलेटेड कुछ फैक्ट, जैसे कि उत्तर प्रदेश में यहाँ पर राज्यपाल की व्यवस्था जो होती है, सबसे पहले कौन नियुक्त हुए, वर्तमान समय में क्या है, ये सारी चीजें। तो कार्यपालिका के बारे में देखिए, राज्य की कार्यपालिका जो शक्ति है वो किसमें निहित होती है, राज्यपाल में निहित होती है। और जिसका प्रयोग वो कैसे करता है, क्या स्वयं कर सकता है? हाँ, तो यहां पर देखिए जिसका वो प्रयोग संविधान के अनुसार या तो वो स्वयं कर सकता है या फिर अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी के माध्यम से, या प्रशासनिक व्यवस्था या मंत्रिपरिषद या मुख्यमंत्री के माध्यम से वो पूरा कर सकता है। इसके अलावा राज्यपाल जो है संवैधानिक प्रमुख होता है, राज्य का प्रथम व्यक्ति होता है एवं सरकार का प्रतिनिधि होता है, साथ ही राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी होता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो राज्य की किसी भी प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था का जो सबसे प्रमुख और पहला जो व्यक्ति है वो राज्यपाल है। और उसी के माध्यम से, उसी के नाम से, उसी के हस्ताक्षर से, उसी के अनुमोदन से यहाँ पर राज्य में सभी प्रकार के निर्णय, प्रशासनिक व्यवस्थाएं इत्यादि लिए जाते हैं। अर्थात कि वहां पर कोई भी चाहे कानून बने तो भी वहां पे आपके राज्यपाल के हस्ताक्षर वहां पे होने जरूरी है। इसीलिए राज्य का जो प्रथम व्यक्ति होता है उसे हम राज्यपाल कहते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, राज्यपाल को 5 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होता है। नियुक्ति यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। साथ ही यहाँ पर इनके पास एक कार्य जो है कि राज्य में जो मुख्यमंत्री नियुक्त होता है, ठीक है, उसकी नियुक्ति यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा, जब भी चुनाव होते हैं आपके विधानसभा के, तो वहां पे जो बहुमत दल का नेता होता है उसे वो मुख्यमंत्री के पद पर यहाँ पे आमंत्रित करता है और नियुक्ति भी करता है। साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जो नियुक्ति करता है वो राज्यपाल के परामर्श से कर सकता है।
इसके अलावा प्रदेश व जनपद स्तर पर जिला और सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति जो होती है उच्च न्यायाधीश के परामर्श से राज्यपाल करता है। ध्यान रखिएगा, यहां पे जो आपका हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है, ठीक है। लेकिन यहां पे जो जिला कह सकते हैं व सत्र जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति यहां पर राज्यपाल करता है, वो भी किसके परामर्श पर? उच्च न्यायालय के यहां पे जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, जो न्यायाधीश होंगे उनके परामर्श पर। तो यहां पर यह कार्यपालिका में जो राज्यपाल की जो भूमिका है देखा जाए तो यहां पर सभी प्रकार की कार्यपालिका न्यायिक व्यवस्थाओं के दृष्टिकोण से नियुक्ति इत्यादि के और साथ ही सरकार के यहां पे प्रतिनिधि और कार्यों के संचालन में राज्यपाल एक प्रमुख भूमिका निभाता है। एक चीज और यहां पे समझने लायक है कि कई बार आपको राज्यपाल से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं जो कि आर्टिकल जो संविधान में उल्लेख हैं उनको लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आर्टिकल विशेष जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको यहां पर एक बार देख लेते हैं। देखिए यहां पे आर्टिकल 155 जो है ना, आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संदर्भित है। इसी तरह आर्टिकल 161 जो है ये काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आर्टिकल 161 में क्षमा, कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति यहां पे राज्यपाल को प्राप्त है। इस चीज को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि क्या राज्यपाल को इस तरह के अधिकार प्राप्त हैं, अगर प्राप्त हैं तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त हैं, तो अनुच्छेद 161 के अंतर्गत। इसी तरीके से अनुच्छेद 163 जो होता है राज्यपाल को सहायता व सलाह लेने के लिए मंत्रिपरिषद है, ठीक है। राज्यपाल की सहायता और उनको सलाह अगर लेना है तो इसके लिए मंत्रिपरिषद का गठन है। ये कहां किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 163 के अंतर्गत। साथ ही अनुच्छेद 167 जो है वो राज्यपाल को जानकारी सूचना साझा करने के मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को यहां पर आपको निर्देशित करता है। इसके अतिरिक्त आर्टिकल 213 ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिए। आर्टिकल जो 213 जो है विधानमंडल जो होता है जब संचालित नहीं हो रहा होता है, ठीक है, विश्रांति काल के समय में, वहां पर अध्यादेश प्रख्यापित करने की भी शक्ति जो होती है वो राज्यपाल के पास होती है। तो यहां पर ये कुछ प्रमुख फैक्ट हैं, इनको लेकर कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न राज्यपाल को लेकर पूछे जाते हैं। इन आर्टिकल्स को आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त जो क्वेश्चन राज्यपाल को लेकर पूछे गए हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन रहा है, प्रथम महिला राज्यपाल कौन रही हैं, या फिर आपके वर्तमान समय में कौन से राज्यपाल हैं, तो इनको लेकर कई बार आपको राज्यपाल डेटाबेस क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो आइए यहां पर देखते हैं। सबसे पहले जब उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश आपको पता है स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद उत्तर प्रदेश नाम प्राप्त हुआ है, लेकिन उसके पहले हम इसे संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। तो जब ये संयुक्त प्रांत था तो उस समय संयुक्त प्रांत में जो आपका प्रथम राज्यपाल था उनका नाम था सर स्पेंसर हरकोर्ट बटलर, ठीक है, सर स्पेंसर हरकोर्ट बटलर, जो कि 3 जनवरी 1921 से लेकर 31 दिसंबर 1922 तक थे, ठीक है। अगर यहां पर सबसे पहले पूछा जो स्वतंत्रता के पूर्व जो संयुक्त प्रांत था, लेकिन जो कि मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था स्वतंत्रता के पश्चात। तो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल जो कि स्वतंत्रता के पूर्व और उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल आपको एक ही है, वो है सरोजनी नायडू, ठीक है। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल स्वतंत्रता के पश्चात, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल जो है वो कौन है? श्रीमती सरोजनी नायडू, जो कि 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश की यहां पर प्रथम राज्यपाल और प्रथम महिला राज्यपाल के रूप में रही। इसके अलावा स्वतंत्रता हमें पहले मिलती है और गणतंत्र, क्योंकि यहां पे संविधान जो होता है लागू होता है, तो गणतंत्र जो होता है 26 जनवरी 1950 को होता है। उस समय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन थे गणतंत्र होने की स्थिति में? तो वहां पर ध्यान रखिएगा एचपी मोदी, ठीक है, क्या नाम है? एचपी मोदी, जो कि 26 जनवरी 1950 से 1 जून 1952, ये दोनों तरीके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, स्वतंत्रता के पश्चात भी और गणतंत्र होने के पश्चात भी। तो गणतंत्र होने के पश्चात यहां पे एचपी मोदी थे और स्वतंत्रता के पूर्व यहां पे सरोजनी नायडू थी। वर्तमान राज्यपाल आप सभी को पता होगा आनंदीबेन पटेल हैं, जो कि 29 जुलाई 2019 से वर्तमान समय तक आपकी राज्यपाल है। तो ये तो हो गया कार्यपालिका में जो राज्यपाल की जो भूमिका होती है वो हमने देखा। दूसरा यहां पर एक चीज और समझने वाली बात है, वो है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका के अपने क्या काम है और किस तरीके से ये कार्य अपने करती है। तो इसमें देखिए उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्थापिका है वो 2 सदनी है, ठीक है, 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। राज्यपाल जो होता है मुख्यमंत्री की इसमें नियुक्ति करता है और उसकी सलाह से वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा।
राज्यपाल किसी भी मंत्री को पद ग्रहण करने से पहले संविधान की 3री अनुसूची में दिए गए परिपत्रों के अनुसार पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। 2 तरीके की शपथ यहां पे दिलाई जाती है, एक पद की और दूसरी गोपनीयता की, और दिलाता कौन है? राज्यपाल। इसके अलावा मंत्रीगण जो हैं राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण कर सकते हैं। ठीक है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मंत्रीगण जो होते हैं उसके अलावा विधानसभा और विधान परिषद, यहां पे इसके अपने 2 सदन हैं। एक चीज और यहां पे जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मंत्री बनने हेतु किसी भी जो भी विधायक या जो भी व्यक्ति होता है, किसी को मंत्री यदि बनाया जाता है, मंत्रिपरिषद में यदि सम्मिलित किया जाता है, तो वहां पर एक चीज बहुत अनिवार्य है कि उसे किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे वो विधान परिषद का हो। लेकिन हो सकता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो दोनों ही सदनों का सदस्य ना हो उसे मंत्री बना दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या? तो यहां पे देखिए, ध्यान रखिएगा, योगी आदित्यनाथ जो कि इस समय आपके मुख्यमंत्री हैं, उनका एक उदाहरण है। जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था तब वो ना तो विधानसभा के और ना ही विधान परिषद के आपके सदस्य थे, वो क्या थे? सांसद थे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब उनको यहां पे बनाया गया तो एक यहां पे फैक्ट है जो ध्यान रखने वाली बात है, यदि ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना भी दिया जाता है तो उसे 6 महीने के अंदर किसी न किसी एक परिषद का या फिर विधानसभा का आपको सदस्य बनना होगा। ठीक है, ये अनिवार्य है। तो 6 माह के अंदर किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त राज्य मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्यपाल और उप मंत्री होते हैं, और इसको मिलाकर आपका मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। मंत्रिपरिषद ही राज्य में वास्तविक कार्यपालिका का कार्य करती है। राज्यपाल अपने पद के कर्तव्यों के पालन व शक्तियों के प्रयोग के लिए किसी न्यायालय के सामने उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। इसके अलावा पदावधि के दौरान राज्यपाल के खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती है। यह भी कई बार पूछा जाता है कि क्या राज्यपाल के पद पर रहते हुए व्यक्ति पर कोई भी विधिक कार्यवाही की जा सकती है? तो आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा उसके खिलाफ किसी न्यायालय के द्वारा गिरफ्तारी का आदेश नहीं दिया जा सकता है, और साथ ही यहां पर राज्यपाल के खिलाफ सिविल कार्यवाही की दशा में 2 माह पूर्व सूचना देनी आवश्यक है। सिविल कार्यवाही के लिए आपको 2 माह पूर्व सूचना देनी आवश्यक है। तो राज्यपाल के दृष्टिकोण से जो भी कार्य प्रणाली है वो हमने यहां पर देख ली है। अब बात करते हैं राज्यपाल के बाद जो एक प्रमुख यहाँ पे आपका अंग आता है व्यवस्थापिका के अंतर कार्यपालिका के अंतर्गत, वो है आपका मुख्यमंत्री आता है। ठीक है, कार्यपालिका में दूसरा जो प्रमुख व्यक्ति है वो है मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री संबंधित तथ्य देखते हैं। राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान, ठीक है, वास्तविक प्रधान कौन है? आपका मुख्यमंत्री है। साथ ही विधानसभा में बहुमत दल का जो नेता होगा राज्यपाल के द्वारा उसे सीएम नियुक्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री ही शासन के प्रवक्ता तथा मंत्रिपरिषद बैठक की आपकी अध्यक्षता भी करता है और मंत्रिपरिषद के निर्णयों को राज्यपाल तक पहुंचाता है। आर्टिकल 161 मुख्यमंत्री के नियुक्ति के प्रावधान से संबंधित है। आर्टिकल कौन सा? 161 जो है मुख्यमंत्री के नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। इसके अलावा प्रमुख जो तथ्य हैं मुख्यमंत्री से रिलेटेड, ठीक है, सॉरी 167 जो है मुख्यमंत्री के नियुक्ति के संबंधित आपके प्रावधान है। प्रमुख तथ्य क्या है? प्रथम मुख्यमंत्री आपके कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत, जो कि आपके 1 अप्रैल 1947 से 28 दिसंबर 1954 तक रहे। प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी, जो कि 2 अक्टूबर 1963 से 14 मार्च 1967 तक रही। इसके अलावा 2 राज्यों के सीएम कौन रहे, अर्थात कि यूपी के ऐसे सीएम जो कि किसी अन्य राज्य के भी सीएम बने, उनका क्या नाम है? देखिए, उत्तराखंड के सीएम बनते हैं एनडी तिवारी। तो यहां पे एनडी तिवारी ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 राज्यों के सीएम रहे, यूपी के साथ साथ वो उत्तराखंड के भी। नारायण दत्त तिवारी, एनडी तिवारी यहां पे, तो नारायण दत्त तिवारी उनका पूरा नाम है। इसके अलावा वर्तमान समय में योगी आदित्यनाथ हैं, जो कि 19 मार्च 2017 से वर्तमान समय तक आपके मुख्यमंत्री हैं। इसके अतिरिक्त सर्वाधिक बार जो मुख्यमंत्री रहे हैं, यूपी के सर्वाधिक बार जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो हैं सुश्री मायावती, जो कि 4 बार आपके यूपी की सीएम रह चुकी हैं। इसके अलावा राज्य में राष्ट्रपति शासन अब तक कितनी बार लग चुका है? तो 10 बार अब तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? तो जगदम्बिका पाल रहे हैं, सिर्फ 3 दिन के लिए रहे हैं।
क्योंकि यहाँ पर जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं, तो उच्च न्यायालय के द्वारा उनकी नियुक्ति को अवैध घोषित कर दिया जाता है और उन्हें हटा दिया जाता है। कब से कब तक थे? तो 21 फरवरी 1998 से 23 फरवरी 1938 तक यहाँ पर 3 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनते हैं। तो ये तो हो गया आपका मुख्यमंत्री संबंधित कार्य। इसके बाद आता है सचिवालय से रिलेटेड। ठीक है, सचिवालय के बारे में देखिए, क्योंकि जो भी निर्णय लिए जाएंगे, चाहे राज्यपाल लेता है, जो भी कानून इत्यादि आप बनाते हैं, मुख्यमंत्री कोई निर्णय लेते हैं, वहां पे सचिवालय की भूमिका सबसे प्रमुख होती है, क्योंकि वही आपके प्लानिंग और उस डिस्ट्रीब्यूशन, उसके कार्य योजना, पर्यवेक्षण, सभी चीजों का मूल्यांकन करना होगा। ये सब काम कौन करता है? आपका सचिवालय करता है। तो सचिवालय अगर देखा जाए तो किस तरीके के कार्यों को लेकर यहाँ पे अपनी भूमिकाओं के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रशासनिक सहयोग एवं परामर्श हेतु मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक विशुद्ध प्रशासनिक निकाय बनाया जाता है। ठीक है, जो कि सचिवालय के रूप में हम जानते हैं। तो यहां पर जो प्रमुख होता है उसे हम कहते हैं मुख्य सचिव। बाकी अन्य राज्य विभागों के जो सचिव होते हैं वो यहां पर इनके अंडर में काम करते हैं। इसके अतिरिक्त सचिवालय काम करती है तो नीति निर्माणकारी निकाय है। कैसी है? पॉलिसी मेकिंग वाली। ठीक है, पॉलिसी मेकिंग का काम यहां पर सचिवालय करती है। सचिवालय राज्य के प्रशासन में पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करती है। इसके अलावा राज्य सचिवालय के प्रशासनिक अध्यक्ष को हम मुख्यमंत्री कहते हैं, मुख्य सचिव कहते हैं। सचिवालय के प्रत्येक विभाग के सचिव को शासन सचिव कहा जाता है। तो मुख्य सचिव और शासन सचिव। मुख्य सचिव कौन होगा? जो आपके सभी सचिवालयों को, वहां पर सभी विभागों के सचिवों को यहाँ पर सबसे प्रमुख होता है, अध्यक्ष होता है। और जितने भी विभागों के जो सचिव होंगे उन्हें हम शासन सचिव कहते हैं, जो कि यहाँ पे मुख्य सचिव के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा राज्य शासन का जो धुरी है वो आपकी सचिवालय है। मुख्य सचिव यहाँ पे सीएम व मंत्रिपरिषद के सचिव के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा सरकारी नीतियों को बनाना, जरूरी सामग्री एकत्रित करना, उनका विश्लेषण करना, मंत्रिपरिषद के पास भेजना, ये सभी काम जो होता है वो सचिवालय के द्वारा किए जाते हैं। तो प्रशासनिक व्यवस्था में देखें तो सचिवालय की यहाँ पर एक महती भूमिका है, जो कि राज्यों में जो भी यहाँ पे निर्णय लिए जा रहे हैं, जो भी पॉलिसी मेकिंग का काम चल रहा है, जो भी यहाँ पर उसका परिवर्तन इत्यादि किए जाते हैं, वो सब यहाँ पे सचिवालय के द्वारा इत्यादि निर्देशित, पर्यवेक्षित किए जाते हैं। चलिए, तो ये तो हमने देख लिया आपका कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और सचिवालय के कार्य की व्यवस्था को। अब यहाँ पे राज्य की कुछ कार्यात्मक इकाइयों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर फिर विधानमंडल के बारे में पढ़ना शुरू करें। तो राज्य की कार्यात्मक इकाइयां क्या क्या हैं? सबसे पहले राज्य में मंडल स्तर पर मंडलायुक्त नियुक्त किया जाता है, जो कि शांति व्यवस्था, राजस्व वसूली का कार्य संचालित करता है। ठीक है, तो सचिवालय से जो नीचे काम करते हैं वहां पे मंडल जो होते हैं, 18 जो मंडल आपके यूपी में हैं, वहां पे मंडलायुक्त होते हैं। और मंडलायुक्त का काम क्या है? 2 काम है, शांति व्यवस्था बनाए रखना, साथ ही राजस्व वसूली का कार्य करना। अब मंडल के नीचे क्या होते हैं? जिले आते हैं। ठीक है, मंडल के नीचे आपके जिले आएंगे। जिले स्तर पर कौन होता है? जिलाधिकारी होता है। जिले के नीचे आपका तहसील आता है, जहां पर एसडीएम होता है। और तहसील के नीचे यहाँ पे ब्लॉक आता है, जहां पे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। इसी तरीके से शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस विभागों का अपना पृथक पृथक आपका अस्तित्व होता है। विभागों के अनुसार अलग अलग यहाँ पे कार्य निर्देशन होता है। इसके अतिरिक्त राज्य में जो महाधिवक्ता की नियुक्ति जो होता है राज्यपाल के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार की जाती है। और महाधिवक्ता जो होता है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है। एक चीज और, महाधिवक्ता की जो है वो विधि के विषयों पर राज्यपाल को सलाह भी देता है। ये ध्यान रखिएगा, राज्यपाल को यहाँ पे सलाह देने का काम आपका महाधिवक्ता करता है। इसके अतिरिक्त यह सदनों की बैठक में भाग लेता है, परंतु इन्हें बोलने का अधिकार नहीं होता है। तो महाधिवक्ता यहाँ पर विधानसभा, विधान परिषद में बैठ तो सकता है, ठीक है, बैठ सकता है, लेकिन यहाँ पर उसे बोलने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जो महाधिवक्ता है, नाम ध्यान रखिएगा, राघवेंद्र सिंह है। ठीक है, राघवेंद्र सिंह जो है आपके उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता हैं वर्तमान समय में, क्योंकि ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखना है। एक पार्ट हमने कंप्लीट किया, ठीक है, एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरे पार्ट में आते हैं, समझते हैं विधान मंडल के बारे में, क्योंकि यहां पर जो भी विधि और कानून बनाए जाने का कार्य है वो आपका कौन करता है? वो आपकी विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद मिलकर करते हैं। तो यहां पर चलिए समझते हैं। विधानमंडल के देखे जाए तो 3 पार्ट हैं,
ठीक है, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। राज्यपाल के बारे में हमने पढ़ लिया, लेकिन ये दोनों आपके पढ़ने हैं। तो इसमें देखिए इनका काम क्या होता है। विधानमंडल काम क्या करता है, विधि निर्माण का कार्य करता है, और विधानमंडल में राज्यपाल जो होता है सर्वोपरि होता है, क्योंकि उसके हस्ताक्षर के बिना कोई कानून यहां पर साकार रूप नहीं ले सकता है। राज्यपाल के जो कार्य होते हैं इस दृष्टिकोण से विधानमंडल में, वो क्या होता है, यह सदनों का अधिवेशन बुलाने का कार्य, दोनों सदनों में अभिभाषण करना, विधानसभा का विघटन करना, निम्न सदन में बजट रखवाना, विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजना, और सदन के सत्र में ना होने की स्थिति में अध्यादेश जारी करना, और इस तरीके के सारे जो काम है विधानमंडल से रिलेटेड वो राज्यपाल करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहां पर कई बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं इनमें से कामों को लेकर कि कौन सा राज्यपाल यहां पे काम करता है या नहीं करता है, ये सब। यहां पे दूसरी चीज है जो विधानसभा है, विधानसभा के बारे में समझिएगा। देखा जाए तो विधानसभा यूपी का एक निम्न सदन है, जैसे कि लोकसभा देखा जाए राज्यसभा होती है, उसी तरह विधानसभा विधान परिषद होती है। विधानसभा जो है वो निम्न परिषद के रूप में कार्य करती है, निम्न सदन के रूप में काम करती है। विधानसभा में जो संख्या है वो 60 से कम नहीं हो सकती है और 500 से ज्यादा नहीं हो सकती है। वर्तमान में अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है, तो टोटल 404 है, जिसमें 403 जो होते हैं वो आपके निर्वाचित होते हैं और चुनाव के प्रक्रिया के माध्यम से आते हैं, और एक जो होता है एंग्लो इंडियन यहां पर राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। इसके अलावा विधानसभा के सदस्यों का जो चुनाव होगा वो 18 वर्ष के ऊपर वयस्क मतदाता के द्वारा किया जाता है। विधानसभा का जो सदस्य अगर आपको बनना है, उसमें पार्टिसिपेट करना है, चुनाव लड़ना है, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका हो, दिवालिया ना हो, विकृत व्यक्ति ना हो, और कोई लाभ का पद धारण ना करता हो। अगर ये सारी आपको यहाँ पे कह सकते हैं एलिजिबिलिटीज आप पूरी करते हैं तो आप यहाँ पर विधानसभा के या विधानसभा के आप सदस्य बन सकते हैं। इसके अलावा राज्य विधानसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होते हैं। मंत्रिपरिषद राज्य विधानसभा के प्रति आपकी उत्तरदायी होती है। तो ध्यान रखिएगा, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, यहाँ पे विधान परिषद के विधानसभा के प्रति आपकी उत्तरदायी होती है। एक क्वेश्चन और, जब विधानसभा का चुनाव होता है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो सीटें होती हैं वो कहां से हैं, किस क्षेत्र से आती हैं, तो सर्वाधिक जो सीटें हैं विधानसभा से रिलेटेड वो हैं आपका प्रयागराज में। 12 जो सीटें हैं वो आपकी विधानसभा की प्रयागराज में हैं, जबकि कानपुर और अलीगढ़ में आपकी 10-10 विधानसभा सीटें हैं। वहीं सबसे कम जो विधानसभा सीटें हैं वो आपकी महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, श्रावस्ती हैं। यहां पर 2-2 सीट हैं। तो सबसे कम और सबसे ज्यादा सीटें आपको इसमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो कि विधानसभा अध्यक्ष को लेकर कई बार प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो नाम ध्यान रखिएगा, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। अब यहां पर एक फैक्ट इसमें ध्यान रखिएगा, ये कब से कब तक थे, तो यहां पर 31 जुलाई 1937 से लेकर 10 अगस्त 1950 तक आपके स्वतंत्रता के पूर्व और पश्चात, ठीक है, एक ही व्यक्ति राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जो कि विधानसभा के अध्यक्ष पद पर थे। इसके अलावा जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम है हृदय नारायण दीक्षित, जो कि 30 मार्च 2017 से वर्तमान समय तक हैं। केसरीनाथ त्रिपाठी और आत्माराम गोविंद खेर जो होते हैं सर्वाधिक 3 बार आपके विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं यूपी के। दोनों का नाम ध्यान रखिएगा, केसरीनाथ त्रिपाठी और आत्माराम गोविंद खेर, ये लोग 3-3 बार आपके विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा बनारसी दास और श्रीपति मिश्र ऐसे विधानसभा अध्यक्ष हैं जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो ये कुछ फैक्ट हैं आपको ध्यान रखने हैं जो विधानसभा से रिलेटेड हैं। अब दूसरा यहां पर आता है, 2 सदनों की हम बात कर रहे थे, तो राज्यपाल के बारे में देखा क्या काम है, विधानसभा के बारे में देखा किस तरीके की प्रक्रियागत स्थितियां हैं। अब बात करते हैं आपके विधान परिषद के बारे में। विधान परिषद क्या है, राज्य का उच्च सदन होता है, ठीक है, और इस परिषद के सदस्यों का निर्वाचन एवं निर्वाचक मंडल के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसमें 1/3 जो सदस्य हैं विधानसभा के द्वारा, 1/3 सदस्य स्थानीय संस्थाओं के द्वारा, 1/3 सदस्य अध्यापक और उनके जो अनुभवी जो अध्यापक हैं उनके द्वारा, 1/2 सदस्य आपके स्नातकोत्तर यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं उनके द्वारा,
इसके अलावा 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा यहां पर विधान परिषद में मनोनीत किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त विधानसभा सदस्य होने के लिए आपको जो आवश्यक है, वर्तमान समय में देखा जाए तो विधान परिषद में आपकी 100 सीटें हैं, ठीक है। और विधान परिषद में सदस्य होने के लिए आवश्यक है कि आप भारतीय नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु आपकी हो। सदन की कार्यवाही चलाने के लिए यहाँ पे सभापति और उपसभापति 2 व्यक्ति होते हैं जो कार्य संचालन का कार्य करते हैं। यहां पर देखिए, कोई भी जैसे विधानसभा में मान लीजिए कोई आपको विधेयक रखा जाता है तो वो विधान परिषद में भी जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि विधान परिषद उस विधेयक से यदि उसको अनुमति नहीं देना चाहती है तो वहां पर कई बार वो ऐसे विधेयकों को अपने पास रोक लेती है। तो यह प्रश्न बनता है कि वो कितने समय के लिए रोक सकती है और कितनी बार रोक सकती है। तो यहां पर देखिए 2 बार रोक सकती है। प्रथम बार अगर ऐसा कोई विधेयक जिससे वो सहमत नहीं है और पारित नहीं करना चाहते हैं या कहना चाहते हैं कि यहां पर विधान परिषद सरकार स्वयं इसके बारे में थोड़े संशोधन करे, तो ऐसी स्थितियों में जब पहली बार ऐसा कोई विधेयक वहां पर उनके पास आएगा तो विधान परिषद प्रथम बार में से 3 महीने के लिए, नाम ध्यान रखिएगा, 3 महीने के लिए अपने पास रख सकती है। वही विधेयक जब दोबारा अगर उसके पास आता है तो ऐसी स्थिति में वो 1 महीने के लिए अपने पास उसे रख सकती है। तो 2 बार यहां पर अपने पास रख सकती है, पहली बार 3 महीने के लिए और दूसरी बार 1 महीने के लिए। इसके बाद यहां पर कई सारी समितियां होती हैं जो कई प्रकार के कार्यों का संचालन करती हैं, जैसे आश्वासन समिति हो गई, लोक लेखा समिति हो गई, विशेषाधिकार याचिका समिति हो गई, निगम समितियां हो गई, प्रत्यायोजित विधि निर्माण समितियां हो गई, जो दोनों सदनों के कार्यों को यहां पर साथ ही सरकार के कार्यों का मूल्यांकन और निरीक्षण करती रहती हैं सदन की कार्यवाही चलाने में। और यहां पर विधायकों और उनसे संबंधित अधिकारों के बारे में यहां पर सभी कार्यों को देखती हैं। कुछ तथ्य यहां पे जो पूछे जाते हैं, कई बार सभापति को लेकर कुछ प्रश्न बनते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के जो प्रथम सभापति हैं वो कौन है, तो इनका नाम है डॉक्टर सर सीताराम, जो कि 19 मार्च 1925 से 12 मार्च 1937 तक रहे हैं स्वतंत्रता के पूर्व। उसके बाद दोबारा ये नियुक्त हो जाते हैं 12 जुलाई 1937 से और 9 मार्च 1949 तक, स्वतंत्रता के पश्चात तक ये सभापति बने रहते हैं। तो काफी लंबे समय तक ये उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के सभापति रहे हैं। देखा जाए तो 1925 से लेकर के 1949 तक एक तरीके से सर्वाधिक लंबे समय तक यहां पर सभापति उत्तर प्रदेश के रहे हैं। नाम ध्यान रखिएगा, डॉक्टर सर सीताराम। वर्तमान जो सभापति हैं उनका नाम है कुंवर मानवेंद्र सिंह, जो कि 31 जनवरी 2021 को नियुक्त हुए हैं अभी, और अभी वर्तमान समय है, ठीक है। वर्तमान समय में कौन है? कुंवर मानवेंद्र सिंह आपके विधान परिषद के सभापति हैं इस समय। चलिए, तो यहां पर हमने 2 चीजें देख ली, कार्यपालिका के बारे में देख लिया, विधानमंडल के बारे में देख लिया। तीसरा यहां पे जो प्रमुख अंग है वो है आपके न्यायपालिका जो व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की, ठीक है। तो न्यायपालिका व्यवस्था कैसी है? सबसे पहले देखिए, जो न्यायपालिका है वो संविधान की संरक्षक व शासन के तीसरे अंग के रूप में हम इसे जानते हैं, ठीक है। संविधान के संरक्षक के रूप में कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि कौन है, तो वो न्यायपालिका है। इसके अलावा प्रदेश में जो न्याय प्रशासन के शीर्ष पर एक उच्च न्यायालय है। न्यायपालिका को नागरिकों के अधिकारों का रक्षक और संविधान का सजग प्रहरी भी कहा जाता है। ये कोर्ट, ये कथानक जो होती है, कई बार आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहां पे दोनों ही चीजों के बारे में, पहला कि नागरिकों के अधिकारों का रक्षक न्यायपालिका और संविधान के सजग प्रहरी आपकी न्यायपालिका है। उच्च न्यायालय से संदर्भित कुछ तथ्य हैं, जैसे कि भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, जो आर्टिकल 214 हमें यहां पर बताता है। साथ ही यहां पे संसद विधि के द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक ही उच्च न्यायालय को स्थापित कर सकता है। बेसिकली है तो यहां पर एक राज्य में एक होना चाहिए, लेकिन यहां पर आपको एक से अधिक राज्यों के लिए या एक राज्य और संघ शासित क्षेत्र के लिए या कई सारे छोटे छोटे राज्यों के लिए एक यहां पे न्यायालय की नियुक्ति या स्थापना की जा सकती है। वर्तमान देखा जाए तो भारत के 25 उच्च न्यायालय हैं। सर्वोच्च न्यायालय आपका नई दिल्ली में है। प्रत्येक उच्च न्यायालय का जो गठन होता है वो एक मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों को मिलाकर यहां पर किया जाता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की जो मुख्य पीठ है वो आपका प्रयागराज में है, जबकि खंडपीठ जो है वो आपकी लखनऊ में स्थित है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी वो 1869 में की गई, 67 है, और उसके बाद यहां पर
उच्च न्यायालय के नियंत्रण में जिला न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, उत्तर प्रदेश का राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, ये सभी मतलब कि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय के अंतर्गत जितने भी प्रकार के न्यायालय हों, चाहे आपके पारिवारिक न्यायालय हो, जिला न्यायालय हो, सत्र न्यायालय जो भी हैं, वो सब के सब किसके अंतर्गत आएंगे? आपके उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के अंतर्गत काम करते हैं। इसके अलावा समस्त नागरिकों के लिए यहां पर विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आपके यहाँ पे न्यायपालिका या उच्च न्यायालय की यहाँ पे स्थापना की गई। तो यहाँ पर न सिर्फ आपको न्याय देना है, बल्कि यहाँ पर आपके अधिकारों को सुरक्षित रखना, आपके विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इत्यादि की रक्षा करना भी यहाँ पर उच्च न्यायालय का। यदि मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि जो राज्य है वो आपके अधिकारों के अभिव्यक्ति को, विचार की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने का कार्य करता है, ऐसी स्थिति में यहाँ पर कोर्ट होता है जो आपके अधिकारों को यहाँ पर वापस से स्वतंत्रता पूर्वक यहाँ पर आपको अभिव्यक्त कराती है और राज्य के ऐसे किसी भी कार्य को रोकती है। इसके अलावा उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है जिसके अभिलेखों को संक्षिप्त रूप से स्वीकार किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर 62 वर्ष तक रह सकते हैं। कितना? 62 ईयर तक ये लोग अपने पद पे रहेंगे। नियुक्ति के लिए योग्यता क्या है, अर्थात एक न्यायाधीश कौन हो सकता है? तो उसके लिए जरूरी ये है कि आप यानी कि जो भी न्यायाधीश बनेगा भारतीय नागरिक हो, कम से कम 10 वर्ष तक किसी भी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में वो कार्य कर चुका हो। संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय जो होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण की रिटें, यहाँ पे 5 प्रकार की जो रिटें हैं वो जारी कर सकता है उच्च न्यायालय। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय भी ये रिटें जारी कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे उच्च न्यायालय के साथ साथ इसके नीचे जैसे हमने कहा कि जिला न्यायालय भी आता है और जिला न्यायालय का अपना भी अपना काम है। ठीक है, जिला न्यायालय आता है, पारिवारिक न्यायालय आते हैं, लोक अदालतें आती हैं, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले जो जिला न्यायालय है, उत्तर प्रदेश के 75 न्यायिक जिलों में विभाजित किया गया है। यूपी को देखा जाए तो टोटल 75 जिले हैं और सभी को यहाँ पे एक न्यायिक जिले के रूप में देखते हैं। प्रत्येक जिले का नियंत्रण जो होता है एक जिला न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। जिला जज के अलावा एक अतिरिक्त जिला स्तर पर जिला सेशन जज होता है, जिनकी नियुक्ति जो होती है उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायिक सेवा को उत्तर प्रदेश सिविल न्यायिक सेवा और उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में विभाजित किया गया है। उत्तर प्रदेश के जनपदों में जिला तथा सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त जिला तथा सत्र न्यायाधीश, लघुवाद न्यायाधीश, सिविल जज, सीनियर डिवीजन, सिविल जज, जूनियर डिवीजन के न्यायालय यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। एक क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर आपको काफी सारे अलग अलग स्तरों पर न्यायिक व्यवस्था का सृजन किया गया है। साथ ही यहाँ पर देखिए तो जो राजस्व संबंधी विवादों को निपटारा करना होता है, ठीक है, विवादों के निपटारे के लिए कौन होती है? राजस्व परिषद का गठन किया गया है। और इसके नीचे जो होते हैं आयुक्त कलेक्टर होता है एवं सहायक कलेक्टर होते हैं। ठीक है, तो राजस्व मामलों को देखने के लिए कौन होगा? राजस्व परिषद। उसके नीचे कौन होगा? आपको आयुक्त कलेक्टर, और उसके नीचे होगा जो होगा सहायक कलेक्टर। इसके अतिरिक्त प्रदेश के मंडलीय मुख्यालयों में से एक एक पारिवारिक न्यायालय की स्थापना की गई है और वादों की अधिकता के कारण लखनऊ और कानपुर ऐसे 2 शहर या मंडल हैं जो 2-2 यहां पे आपके पारिवारिक न्यायालय हैं। तो हर एक मंडल में एक एक है, लेकिन लखनऊ और कानपुर मंडल में 2-2 आपके पारिवारिक न्यायालय का गठन किया गया है। पारिवारिक न्यायालय में किस तरीके के मामले देखे जाते हैं? तो पारिवारिक न्यायालय में देखा जाए तो विवाह संबंधी, पति पत्नी संबंधी और बच्चों की संरक्षा संबंधी विषयों से संबंधित मामलों को सुना जाता है। इसके अतिरिक्त समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता का भी अनुबंध यहां पर संविधान के अनुच्छेद 39A के अंतर्गत किया गया है और इसको पूरा करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा 1987 में एक विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम बनाया गया और इस अधिनियम के माध्यम से उत्तर प्रदेश में एक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण यहां पर स्थापित किए गए और राज्य के स्तर पर उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण गठित किया गया। अब यही जो आपके प्राधिकरण बनाए गए, ठीक है, इन प्राधिकरणों का जो कार्य है वो लोक अदालतों के माध्यम से विवादों का निपटारा करने के साथ साथ जो
कमजोर वर्ग हैं उनके लिए एक निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, जो कि आर्टिकल 39A में कहा गया है। इसके अतिरिक्त दीवानी, फौजदारी, राजस्व, चकबंदी, भरण पोषण, विवाह, तलाक के मामलों का निपटारा जो होती है वो लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा। इसमें देखा जाए जो पारिवारिक न्यायालय हैं ये कब से प्रारंभ हुए हैं ये ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1985 के अंतर्गत समस्त मंडल मुख्यालयों में एक एक पारिवारिक न्यायालय की स्थापना की गई। साथ ही यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ष 1987 में एक विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पारित किया गया। वर्तमान में समस्त जनपद में 3-3 अस्थायी लोक अदालत हैं। ठीक है, तो पारिवारिक न्यायालय देखिए, पारिवारिक न्यायालय और लोक अदालतें दो अलग अलग चीजें हैं। जहां पारिवारिक जो न्यायालय हैं वो प्रत्येक मंडल में एक एक हैं, लखनऊ कानपुर में 2-2 हैं। वहीं लोक अदालतों की बात करें जो कि दीवानी, फौजदारी, राजस्व, चकबंदी जैसे मामलों को देखते हैं, ये आपके समस्त जनपद में मतलब जिलेवार, और एक एक जिले में यहां पे 3-3 है। ठीक है, 3-3 यहां पे लोक अदालतों का गठन किया गया है। एक चीज और यहां पर जो कि प्रश्न के रूप में बन सकता है वो है केंद्रीय कारागार। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कारागार कितने हैं? तो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 6 केंद्रीय कारागार हैं। कहां कहां? आगरा, बरेली, लखनऊ, फतेहगढ़, नैनी और वाराणसी। ठीक है, 6 आपके केंद्रीय कारागार यूपी में है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, लखनऊ में ही आपका संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान की यहां पर स्थापना की गई है, जहां पर कारागार संबंधी आपके प्रशिक्षण यहां पर अधिकारियों इत्यादि को दिए जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारी कि न्यायालयिक व्यवस्था, जब न्यायिक प्रशासनिक व्यवस्था भी हमने यहां पर देख ली। तो यहां पे राज्य के स्तर पर जो भी आपकी कार्यपालिका है, आपका विधानमंडल है और आपकी न्यायपालिका है, वो हमने यहां पर देख ली। अब इसके नीचे जो होता है, जैसे हमने कहा कि 3 आपकी व्यवस्थाएं, केंद्र, राज्य और पंचायती राज व्यवस्था। तो राज्य को हमने देख लिया। अब दूसरा यहां पर आता है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, जिसमें आपके पंचायत के साथ साथ ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, उसके साथ साथ आपका नगर निकाय भी यहां पर आते हैं। तो दोनों ही प्रणालियों को इसमें हम समझने का प्रयास करेंगे। पंचायती राज प्रणाली क्या है? उत्तर प्रदेश में 15 अगस्त 1947 से पंचायतों की स्थापना जो होती है शुरू होती है, अर्थात कि स्वतंत्रता के पश्चात से यहां पे पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का कार्य शुरू होता है। 1955 में पंचायतों के दूसरे चुनाव के बाद पंचायत अदालतों का नाम न्याय पंचायत कर दिया जाता है। तो न्याय पंचायत जैसा शब्द या उल्लेख या पद या फिर गठन जो होता है वो कब होता है? 1955। इसके अलावा 1961-62 में उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 पारित कर त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत प्रणाली को लागू किया गया। कब? 1961-1962 में। ऐसा बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर यहां पर किया गया था। उसके बाद 1992 में केंद्र सरकार के द्वारा पंचायतों की एक रूपता लाने, समय पर चुनाव सुनिश्चित करने, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के उद्देश्य से संविधान में एक संशोधन किया गया, जिसे बोला गया 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। अब यहां पर देखा जाए तो इस अधिनियम को जो होता है अध्याय 9 के अंतर्गत इसमें जोड़ा गया है संविधान में, और 243(1) से लेकर के 243(O) तक जो संविधान में अनुच्छेद हैं उसके अंतर्गत यहां पे पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित आपकी प्रणालियों का उल्लेख किया गया। यहां पर देखा जाए तो 73वां संविधान संशोधन का अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक 1994 पारित किया गया, जो 22 अप्रैल 1994 को पूरे प्रदेश में लागू हो गया। तो संविधान में जो अनुच्छेद जो कैसे एक संशोधन किया गया, उस संशोधन के अनुरूप यूपी में उस व्यवस्था को स्थापित करने के लिए एक विधेयक यहां पर लाया गया और उसे 1994 में यूपी में लागू कर दिया गया। इस तरीके से राज्य में तीनों स्तर की पंचायतों में एक रूपता लाने के साथ ही पंचायतों के संगठन, संरचना, ST-OBC, महिला आरक्षण, निश्चित कार्यकाल, निर्वाचन, वित्त आयोग की स्थापना, पंचायतों के कार्य, शक्तियों, उत्तरदायित्व के संबंध में व्यापक व्यवस्थाओं को यहां पर सुनिश्चित किया गया, निर्देशित किया गया आपको इस अधिनियम के माध्यम से। अब चलिए यहां पर यह तो हो गया कि किस तरीके से पंचायती राज व्यवस्था का विकास यूपी में हुआ, यह तो आपने देख लिया, लेकिन यह प्रणाली काम कैसे करती है
है ना। ये प्रणाली कितने स्तर की है, काम किस किस स्तर पे काम करती है, काम करने का इनका तरीका क्या है, उद्देश्य क्या है, ये भी हमें यहां पर जानना जरूरी है। तो सबसे पहले देखा जाए तो पंचायती राज व्यवस्था को ऐसा नहीं है कि किसी एक समिति या इसके लिए कई सारी समितियों का गठन किया गया और उनके द्वारा अलग अलग समय पर काफी सारे सुझाव दिए गए। तो कौन कौन सी समितियां यहां पर रही हैं, अब तक गठित की जा चुकी हैं। पहली यहां पे बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में गठित की गई। दूसरी है अशोक मेहता समिति 1970 में गठित की गई। तीसरी है पीवी के राय समिति जो 1985 में गठित की गई। चौथी है एल एम सिंघवी समिति जो 1986 में यहां पे गठित की गई। इसके बाद कुछ संशोधन किए गए, जिसमें एक है आपका 64वां संविधान संशोधन जिसमें 1989 में किया गया, और उसके बाद 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1993 में किया गया, और 23 अप्रैल 1993 को आपका 73वां संविधान संशोधन लागू कर दिया गया, और इसी के माध्यम से पंचायती राज प्रणाली आपका शुरू हो जाती है। अब यहां पर देखा जाए जो पंचायती राज प्रणाली है ये अपने आप में 3 स्तरों पर काम करती है, ठीक है। कौन कौन से, तो यहां पर देखिए सबसे पहले है आपका जिला पंचायत होता है, उसके नीचे क्षेत्र पंचायत होती है, और सबसे नीचे जो होती है उसे हम कहते हैं ग्राम पंचायत। तो सबसे पहले इसमें समझना है जिला परिषद जो है आपकी वो कौन सी है, या जिला पंचायत जिला परिषद। तो देखिए यहां पे त्रिस्तरीय न्यायिक व्यवस्था में सबसे शीर्ष पर होती है, सबसे ऊपर यहां पर होती है। इसके माध्यम से इसके कार्य के संचालन के लिए एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो जिला पंचायत के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, जबकि जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव क्षेत्र की वयस्क जनता के द्वारा किया जाता है। तो यहां पे सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा होगा, ध्यान रखिएगा। जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव एक वयस्क जनता जो 18+ की एज वाले व्यक्ति हैं उनके द्वारा चुनाव के माध्यम से होगा, लेकिन अब वही जो सदस्य आएंगे उन्हीं में से वो क्या करेंगे, अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव वो स्वयं करेंगे। इस तरीके से जिला पंचायत के सचिव जो होता है वो जिले का मुख्य विकास अधिकारी होता है, ठीक है। जिला पंचायत से संबंधित विकास कार्यों को संचालित करने के लिए अधिकारी जो है वो कौन सा है, जिला विकास अधिकारी है, जिसे हम कहते हैं यहां पर जिले का मुख्य विकास अधिकारी, जिसे हम बोलते हैं सीडीओ, ठीक है। क्या होता है, सीडीओ अर्थात चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। इसके अलावा जिला पंचायत अपने कार्यों को संपादित करने के लिए 6 प्रकार की समितियां गठित करते हैं, ठीक है, ताकि यहां पे जिले पंचायत के स्तर पे सभी कार्यों को संचालित किया जा सके। ये समितियां कौन सी हैं, प्रशासनिक समिति, दूसरा नियोजन एवं विकास समिति, तीसरा शिक्षा समिति, चौथा निर्माण कार्य समिति, पांचवा स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, और छठा जल प्रबंधन समिति। ये समितियां मिलकर के जिले के स्तर पर ये जो विषय क्षेत्र हैं, जैसे जल प्रबंधन हो गया, प्रशासनिक कार्य हो गए, विकास रिलेटेड हो गया, निर्माण कार्य हो गए, नियोजन विकास हो गया, सभी प्रकार के जो निर्णय लेते होते हैं ये अपने अपने समितियों के माध्यम से किए जाते हैं और विकास कार्यों के यहां पर आगे बढ़ाया जाता है। जिला पंचायत के नीचे काम करता है आपका क्षेत्र पंचायत। त्रिस्तरीय व्यवस्था में देखा जाए तो ये द्वितीय स्तर पर आते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में एक प्रमुख अथवा एक उप प्रमुख होता है, ठीक है। क्षेत्र पंचायतों में भी एक प्रमुख होगा और एक उप प्रमुख होगा। प्रमुख का जो चुनाव होता है वो ग्राम सभा के द्वारा चुने गए क्षेत्र पंचायत के सदस्यों के द्वारा होता है। क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के बीच की कड़ी भी इसे कहा जाता है, क्योंकि ये द्वितीय स्तर पर होता है, इससे ऊपर और इससे नीचे होते हैं। इस पंचायत के सचिव का जो काम होता है, यहीं पर आपका बीडीओ होता है, जिसे हम कहते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो बीडीओ जो होता है वो क्षेत्र पंचायत पर यहां पर कार्य करता है। यहां भी आपकी 6 समितियां होती हैं, वही 6 समितियां जो कि जिला पंचायत के स्तर पर होती हैं, और ये 6 समितियां क्षेत्र के स्तर पर कार्यों का संचालन करती हैं। क्षेत्र पंचायत के नीचे आता है आपका ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत देखा जाए तो सबसे निचले स्तर पर होता है, ठीक है। प्रशासन व्यवस्था में आपका सबसे निचले स्तर पर आपकी ग्राम पंचायत आती है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है, उसे हम कहते हैं प्रधान, ठीक है। प्रधान का चुनाव भी होता है। यहां पर देखा जाए इसका चुनाव जो होती है 18 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से यहां पर किया जाता है। आप सभी ने भी ग्राम प्रधान के जब भी चुनाव होते होंगे तो आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा, चुनाव यहां पर वोट दिए होंगे। ग्राम पंचायत के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के द्वारा यहां पर किया जाता है, और ग्राम पंचायत का सदस्य या प्रधान चुने जाने हेतु जो आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। इस पंचायत का जो सचिव है वो ग्राम विकास अधिकारी होता है। तो हर एक स्तर पर देखिए, हर एक स्तर पर एक सचिव की नियुक्ति होती है, और यहां पे कह सकते हैं आपके विकास अधिकारी, तो मुख्य विकास अधिकारी होता है,
फिर आपका बीडीओ होता है जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, फिर उसके बाद यहाँ पर देखें तो सबसे नीचे जो होता है वो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। तो सीडीओ, बीडीओ और वीडीओ, यहाँ पर तीनों स्तर पर एक एक विकास अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। अब यहां पर देखा जाए इस पंचायत में यहां पर जो सभी कामों को करने के लिए 6 समितियों का गठन किया जाता है, वही 6 समितियां जो आपकी ऊपर के 2 स्तरों पर नियुक्त की गई हैं। लेकिन यहां पे कुछ अन्य चीजें आपको जान लेनी आवश्यक हैं जो कि प्रश्न में पूछी जा सकती हैं, जैसे कि ग्राम प्रधान को हटाने की प्रक्रिया क्या होती है। देखिए, ग्राम प्रधान यदि को हटाना है तो उसके लिए जरूरी यह है कि ग्राम पंचायत की एक विशेष बैठक बुलाई जाए। ठीक है, एक विशेष बैठक बुलाई जाए। इस बैठक को बुलाने से के लिए आपको 15 दिन पहले आपको पूर्व सूचना देनी आवश्यक है। अब इसके बाद जब यह विशेष बैठक आपको आयोजित होती है, उस विशेष बैठक में यहां पे ग्राम सभा के जो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा आप ग्राम प्रधान को हटा सकते हैं। लेकिन इस बैठक को तभी पूरा माना जाएगा जबकि उसकी गणपूर्ति हो रही हो, अर्थात कि जितने भी आपके सदस्य हैं उसके कम से कम 1/3 सदस्य वहां पर उपस्थित होने चाहिए, जो कि गणपूर्ति के लिए जरूरी है। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में इस बैठक में यदि 1/3 सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं तो फिर आप यहां पर ग्राम प्रधान को आप हटा नहीं सकते। ठीक है, तो यहां पर जरूरी है कि गणपूर्ति पूरी हो, 1/3 सदस्य कम से कम होने चाहिए, और उस 1/3 सदस्य में 2/3 सदस्य जो होते हैं वहां पर उसके पक्ष में अर्थात उसे हटाने के पक्ष में वोट करें। मान लीजिए अगर ये दोनों ही चीजें संभव नहीं होती हैं तो ऐसी स्थिति में आपको ग्राम प्रधान को हटाने के लिए आप अगले 1 वर्ष तक ऐसी किसी भी बैठक को आप आयोजित पुनः नहीं कर सकते। यह तो हो गया ग्राम प्रधान को हटाने की प्रक्रिया। इसके अलावा जो ग्राम पंचायत होती है उसके काम क्या क्या होते हैं यह भी आपको जान लेना जरूरी है। तो देखिए, यहां पे कृषि एवं ग्राम विकास से संबंधित सभी ग्राम स्तरीय कार्य आपका ग्राम पंचायत करती है। सभी प्रकार की पेंशन, जिसमें आपकी वृद्धावस्था पेंशन, किसान पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन सम्मिलित हैं, इनसे संबंधित कार्यों को लाभार्थियों को चुनना और पेंशन देने का काम भी आपकी ग्राम पंचायत करती है। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों को अस्वीकृत करने एवं उन्हें बांटने का कार्य भी आपकी ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है। प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल के भवन का रखरखाव जो होता है वो भी आपकी ग्राम पंचायत करती है। सरकारी नलकूपों का संचालन, हैंडपंपों की मरम्मत व रखरखाव, अखाड़ा और व्यायाम सहायता पर नियंत्रण भी आपके ग्राम पंचायत के स्तर पर ही यहां पर किया जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ग्राम पंचायत से संबंधित जो भी आपके काम हैं वो हमने यहां पर देख लिए। पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत हमने तीनों ही स्तरों को समझा, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था को समझा, उनके कार्य संचालन को देखा। अब इसी तरीके से ये तो हो गया आपको पंचायत राज प्रणाली। दूसरा यहां पर नगर निकाय प्रणाली भी है। नगर निकाय प्रणाली भी कैसे काम करती है, कौन कौन सी होती हैं और इनके क्या काम है। तो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में नगर स्वायत्त शासन की शुरुआत जो होती है 1916 में तब हुई जब नगरों के लिए राज्य विधानमंडल के द्वारा संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम 1916 पारित किया गया। एक तरीके से नगर निकाय जो व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलती है वो कब से है, 1916 से प्रारंभ होती है। यहां पर इस अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में राज्य के प्राय सभी नगरों में यथा समिति, नगर निगमें, नगर पालिका परिषद, नगर क्षेत्र समितियां और अधिसूचित क्षेत्र समितियां आपकी स्थापित की जाती हैं। आगे चल के संवैधानिकता के अभाव, कमजोर वित्तीय स्थिति के कारणों से ये निकाय सुनिश्चित क्षेत्र या सुनिश्चित कार्य क्षेत्र का निर्धारण नहीं कर पाते हैं। 1993 में केंद्र सरकार के द्वारा संविधान में 74वां संविधान संशोधन कर एक नया अध्याय 9A जोड़ा गया और अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 43 तक यहां पर सभी जो कार्य हैं वो आपको नगर निकाय प्रणाली से निर्देशित यहां पे अनुच्छेद में उनका वर्णन किया गया। 74वां संविधान संशोधन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन अधिनियम 1994 के नाम से एक नया कानून यहां पर बनाया जाता है और इस अधिनियम में राज्य के संपूर्ण नगरीय क्षेत्र को 3 भागों में विभक्त किया गया। ठीक है, तो 1994 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक यहां पर उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन प्रणाली अधिनियम पारित करके 3 अलग अलग भागों में नगरीय प्रणाली को विभाजित किया। लेकिन आगे चलकर देखा जाए, वर्तमान में देखा जाए तो 4 प्रकार के नगर हैं।
उस समय 3 थे, वर्तमान समय में ये 4 प्रकार के नगर हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, नगरों के प्रकारों की जो घोषणा होती है वो राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। नगरों के प्रकारों की घोषणा यहां पर राज्यपाल करता है। अब जैसा हमने कहा कि कितने प्रकार के नगर हैं? 4 प्रकार के नगर होते हैं। और ये 4 प्रकार के नगर निर्धारित कैसे होते हैं? तो ये जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला, यदि किसी भी नगर की जो जनसंख्या है वो 10 लाख से अधिक हो जाती है, ठीक है, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगरीय क्षेत्र हैं, ठीक है, कैसे क्षेत्र हैं? महानगरीय क्षेत्र हैं। और यहां पर आपको नगर निगम की स्थापना की जाती है, नगर निगम के माध्यम से प्रशासन संचालित किया जाता है। दूसरा होता है ऐसे नगर जो 5 लाख से जहां पर जनसंख्या ज्यादा हो लेकिन 10 लाख से जनसंख्या आपकी कम हो, ऐसे क्षेत्रों को बोलते हैं वृहद नगरीय क्षेत्र। और वृहद नगरीय क्षेत्र में भी जो प्रशासन का कार्य संचालित किया जाता है वो भी नगर निगम के माध्यम से किया जाता है। तीसरा यहां पर होते हैं ऐसे नगरीय क्षेत्र जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक हो लेकिन 5 लाख से कम हो, इन्हें बोला जाता है लघुत्तर नगरीय क्षेत्र। 1 लाख से अधिक और 5 लाख से कम लघुत्तर नगरीय क्षेत्र। और यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था आपको देखती है वो होती है नगर पालिका परिषद के द्वारा यहाँ पे काम देखा जाएगा। और चौथे प्रकार का जो नगर है ऐसे जो जिनकी जनसंख्या 1 लाख से आपसे कम है और 15,000 से अधिक है, ठीक है, तो 15,000 से अधिक और 1 लाख से कम जनसंख्या वाले इन्हें बोला जाता है संक्रमण क्षेत्र, एक तरीके कस्बे या टाउनशिप या बोल देते हैं। और यहां पर नगर पंचायत व्यवस्था के माध्यम से कार्य संचालन किया जाता है। समझ में आ गई बात? तो नगरीय प्रणाली भी यहां पर देखा जाए तो नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत 3 प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था हैं, जबकि जो नगरों के प्रकार हैं वो 4 प्रकार के हैं। पहले 2 स्तरों पर नगर निकाय ही काम करती है, नगर निगम ही काम करती है, जबकि तीसरे और चौथे नगर जो हैं वहां पे आपके नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत आपका काम संभालती है। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में, अर्थात कि नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत से संबंधित आपकी क्या कार्य संरचना है। सबसे पहले इसमें देखते हैं नगर निगम। नगर निगम देखिए, एक नगर प्रमुख यानी कि जिसे हम कहते हैं मेयर, ठीक है, क्या बोलते हैं उसे? मेयर बोलते हैं। एक मेयर होगा और उसका कार्य को संचालित करने के लिए एक उपमेयर भी होता है। साथ ही 3 प्रकार के सभासद इसमें होते हैं। 3 प्रकार के सभासदों से मिलकर के प्लस एक उपमेयर और एक उपमेयर मिलकर के टोटल 5 सदस्य हो गए। और यहां पर ये 5 सदस्य ही इनकी संरचना, प्रशासनिक संगठन की संरचना है। नगर प्रमुख जो होता है नगर की वयस्क जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि इसकी सहायता के लिए एक उपमेयर को चुना जाता है, वो भी 1 वर्ष के लिए। यहां पर इनको जो उपमेयर चुना जाता है वो सभासदों के माध्यम से चुना जाता है। नगर प्रमुख के शपथ ग्रहण में अगले 2 वर्ष तक उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। अर्थात कि कोई भी व्यक्ति जो मेयर बनता है उसके मेयर बनने के बाद जिस दिन वो शपथ लेगा उसके अगले 2 साल तक वहां पर आप उसके खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं। साथ ही भारत में देखा जाए सर्वप्रथम जो मद्रास है सिटी जो रही है वहां पे मद्रास नगर निगम की स्थापना की गई थी 1687 में। इसके अलावा निर्वाचित जो सदस्य हैं प्रत्येक वर्ष एक वर्ष में यहां पर चुने जाते हैं, जिनके लिए यहां पर यह आवश्यक है कि उनका नाम निर्वाचित सूची में हो, आयु 21 वर्ष से कम ना हो और विधानमंडल का सदस्य होने की उनकी योग्यता रखते हो। ऐसे व्यक्ति यहां पर नियुक्त हो सकते हैं या चुने जा सकते हैं। दूसरी देखिए यहां पे है आपकी नगर पालिका परिषद जो इसके नीचे होती है, अर्थात कि ऐसी क्षेत्र जहां पर आपकी जनसंख्या जो होती है वो कितनी होगी? करीब 1 से 5 लाख के बीच। तो नगर पालिका परिषद में देखा जाए तो यहां भी एक अध्यक्ष होगा जो कि निर्वाचित होता है, एक उपाध्यक्ष होगा जो कि अप्रत्यक्ष निर्वाचित होता है और 3 प्रकार के आपके सभासद होते हैं। परिषद में निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या है वो करीब करीब 25 से 55 हो सकती है, न्यूनतम 25 अधिकतम 55। मनोनीत सदस्यों की संख्या जो होती है 3 से 5 होती है और इन्हें कक्ष कहा जाता है, वार्ड की बजाय यहां पे इन्हें कक्ष कहा जाता है। परिषद में जो समितियां होती हैं वो 5 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अभी हमने जो देखा कि यहां पर आपके जो पंचायत प्रणालियां थी, जो जिला पंचायत था, क्षेत्र पंचायत थी, ग्राम पंचायत थी, यहां पर 6 समितियां थी, लेकिन
जो नगरीय प्रणाली है, नगर निकाय प्रणाली है, वहां पे जो समितियां हैं वो सिर्फ 5 ही समितियां यहां पर आपको गठित की जाती हैं। जो कार्य व्यवस्था है, देखा जाए तो नगर पालिका परिषद की कार्य व्यवस्था आपकी नगर निगमों जैसी ही होती है। इसके बाद आता है नगर पंचायत, जो सबसे निचले स्तर पे होती हैं, या ऐसा कहा जाए जहां की जनसंख्या आपको 1 लाख से कम और 15,000 से ज्यादा होती है। यहां पर भी आपका देखा जाए एक अध्यक्ष होगा जो कि प्रत्यक्ष निर्वाचित होगा, एक उपाध्यक्ष होगा जो कि अप्रत्यक्ष निर्वाचित होगा, और 3 प्रकार के आपके सदस्य होते हैं। निर्वाचित जो सदस्यों की संख्या है वो 10 से 24 होती है, जबकि मनोनीत सदस्यों की संख्या 2 से 3 होती है, और कार्य इनका भी लगभग निगमों के जैसा ही ये भी कार्य करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर नगर निकाय प्रणाली है, जो कि नगरों में जनसंख्या के लिहाज से प्रशासनिक व्यवस्था को गठित किया जाता है, और वहां पर वो अपनी समितियों के माध्यम से कार्य संचालन करते हैं। अब यहां पर ये तो हो गई आपकी पूरी की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था। पॉलिटी के अंतर्गत हमने देखा, गवर्नेंस को देख लिया, विधान परिषद, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, और इसके अलावा आपका विधानसभा, विधान परिषद। न्याय प्रणाली हमने देख ली, साथ ही पंचायत राज प्रणाली और नगर निकाय प्रणाली भी हमने देख ली। अब यहां पर कुछ ऐसे आयोग और पद हैं जो कि राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन में एक महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर निभाते हैं। इन्हीं में से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए। प्रश्न के रूप में एग्जाम में यदि यहां पर से प्रश्न आए तो आपको यह पता होने चाहिए। क्या क्या है? सबसे पहले यहां पे लोकायुक्त के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में? लोकायुक्त के बारे में। लोकायुक्त क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 1975 में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम 1975 यहां पर पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत 14 सितंबर 1977 को उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति विशंभर दयाल को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, प्रथम लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया? विशंभर दयाल को, जो कि 1977 में नियुक्त किए जाते हैं। लोकायुक्त की सहायता के लिए एक उप लोकायुक्त की नियुक्ति का भी प्रावधान है। उद्देश्य क्या है? हम कहते हैं कि लोकायुक्त जैसे जो पद हैं वो किस लिए गठित किए जाते हैं, ये भी आपको जानना चाहिए। तो देखिए, काम क्या है, उद्देश्य क्या है? राज्य के उच्चतर स्तर से निम्न स्तर तक अधिकारों का दुरुपयोग, भ्रष्टाचार एवं कदाचार संबंधी शिकायतों एवं अभिकथनों का अन्वेषण करना तथा राज्य सरकार को इस संबंध में संस्तुति भेजना इस संगठन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। साथ ही कारागार अंग विशेष पुलिस की स्थापना संबंधी कार्यों को भी यहां पर देखा है। इस तरीके से देखा जाए तो प्रशासनिक स्तर पे जो भी भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें हैं उनके निवारण इत्यादि के लिए, उनकी सुनवाई के लिए, दंडादेश के लिए यहां पे लोकायुक्त का गठन किया जाता है। कुछ अन्य तथ्य हैं जो कि ध्यान रखिएगा। यह संगठन कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त तथा स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, साथ ही ये राज्य क्षेत्र के न्यायालयों, कैग, विधानमंडल, यूपीपीएससी, निर्वाचन आयोग, केंद्रीय सरकार के विभागों, ग्राम सभाओं, राज्यपाल को छोड़कर से सभी के विरुद्ध जांच करने का अधिकार जो होता है लोकायुक्त को यहां पर दे दिया गया है। इसके अतिरिक्त 1976 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई, जिससे कर्मचारियों को शीघ्र और सस्ता न्याय यहां पर मिल सके। तो यहां पर हमने देखा लोकायुक्त के काम क्या है और किस किस के खिलाफ यहां पे जांच कर सकता और कौन कौन इसके अंतर्गत नहीं आते। इसके बाद आता है राज्य मानवाधिकार आयोग, जो कि मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए राज्यों के स्तर पर गठित किए जाते हैं। यहां पर देखा जाए उत्तर प्रदेश राज्य में मानवाधिकारों के संरक्षण है तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के अंतर्गत यहां पे राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया 7 अक्टूबर 2002 को। ठीक है, कब गठित किया गया? 7 अक्टूबर 2002 को। वर्तमान समय में मानवाधिकार आयोग के, राज्य मानवाधिकार आयोग के अर्थात उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? जस्टिस BK नारायण। कौन है? जस्टिस BK नारायण जो है राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष हैं। इसी तरीके से राज्य सूचना आयोग भी है। सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत राज्य सूचना आयोग का यहां पे गठन किया गया, जबकि राज्य के प्रथम सूचना आयुक्त जो हैं न्याय मोहम्मद असगर को यहां पर नियुक्त किया गया था। तो पहले कौन थे? न्याय मोहम्मद असगर थे। इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 साल या फिर आपका 65 वर्ष। वर्तमान अध्यक्ष, जो कि क्वेश्चन आपको मोस्टली यही बन सकता है कि वर्तमान में आपके राज्य सूचना आयोग के यहां पे अध्यक्ष कौन है, तो नाम ध्यान रखिएगा भवेश कुमार सिंह को।
किसे नियुक्त किया गया है? भवेश कुमार सिंह को यहां पर राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। इसके बाद एट द लास्ट आपके राज्य वित्त आयोग के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 आई से लेकर के 243 वाई के अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है 5 वर्ष के लिए। उत्तर प्रदेश में प्रथम राज्य वित्त आयोग का जो गठन किया गया 1994 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, पहला राज्य वित्त आयोग 1994 में गठित किया गया और अब तक 5 गठित किए जा चुके हैं। वर्तमान समय में जो 5वां जो वित्त आयोग है उसका कार्यकाल 2015 से वर्तमान समय तक चल रहा है। नगर निकायों को कुल यहां पर देखा जाए तो जो विभाज्य है या नगर निकायों को कुल विभाजन पूल है वो 60%। सॉरी, एक चीज और है, जो अध्यक्ष हैं, जो 5वें आपके वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, उनका नाम है आनंद मिश्र। ठीक है, आनंद मिश्र आपके राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अब यहां पर राज्य वित्त आयोग ने जो वित्तीय आपको आवंटन कर रखा है वो कैसे किया है? तो नगर निकायों को कुल विभाज्य पूल का 60% तथा पंचायती राज सभाओं को संस्थाओं को यहां पर 40% दिया जाता है। पंचायती राज संस्थाओं के अंश में से 70% आपको ग्राम पंचायतों को, 20% आपको जिला पंचायतों को और 10% यहां पर क्षेत्र पंचायतों को दिया जाता है। तो इस तरीके से राज्य वित्त आयोग जो होती है वो नगर निकाय प्रणाली को और क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत प्रणाली में या पंचायत प्रणाली के स्तर पर जो राशि होती है उसके विभाजन का कार्य यहाँ पे करती है और निर्धारण करती है किसको कितनी वित्तीय राशि यहाँ पर आवंटित की जाएगी उसके कार्यों के अनुसार। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया उत्तर प्रदेश की पॉलिटी। आपकी यहाँ पर एक वीडियो में यहाँ पर हमने देख ली, समाप्त हो गई है। ये आपको पूरा पढ़ लेना है, रिवीजन कर लेना है। इसको कई बार यहाँ पर अगर आप पढ़ लेंगे तो यहाँ पर देखिए दोनों ही चीजें हैं। यहाँ पर जो भी आपकी फैक्ट हैं वो भी हमने यहाँ पर ऐड कर लिए हैं। जो करंट का थोड़ा बहुत अध्यक्ष इत्यादि को लेकर क्वेश्चन बनते हैं वो भी यहाँ पर आपको ऐड कर दिया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर जो भी कथानक अनुच्छेद हैं वो भी हैं और कार्यप्रणाली उद्देश्य यहाँ पर सभी प्रकार की जानकारी को इस एक वीडियो में आपको उत्तर प्रदेश की पॉलिटी व्यवस्था को आपको दे दिया गया है। तो इसको अच्छे से यहाँ पर स्टडी कर लीजिए, इसका रिवीजन कर लीजिएगा और बाकी जो सारे टॉपिक्स हैं मोस्टली आपके यहाँ पर आपको इस वीक कंप्लीट कर दिए जाएंगे यूपीएससी से रिलेटेड। एक चीज और है जो सूचना मैं आपको दे दूं, कल से आपकी सामान्य हिंदी की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। टाइमिंग जो होगी वो आपको आज ग्रुप में मैसेज कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे तरुण सर आपकी क्लासेस आपको हिंदी से स्पेशल लेंगे। क्लासेस जो होंगी वो हिंदी का देखिए सिर्फ जो प्री ओरिएंटेड क्लासेस हैं वही होंगी, क्योंकि प्री में यहाँ पर आपको सिर्फ 6 टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आएगा, बाकी से रिलेटेड नहीं आएगा। तो हिंदी स्पेशल की जो क्लास होगी वो ऐसा नहीं कि सभी टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि ये बैच जो है आपका आरओ का प्री ओरिएंटेड बैच है। तो हम यहाँ पर आपको प्री ओरिएंटेड जितनी भी हिंदी है वो यहाँ पर आपको करा दी जाएंगी। तो ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, एक हफ्ते में भी आपको जो, क्योंकि 6 टॉपिक हैं, 6 क्लासेस सफिशिएंट हैं, वहां पर आपकी कंप्लीट करा जाएंगे, हिंदी भी आपकी। ठीक है, इसके अलावा मैथ और रीजनिंग की भी क्लासेस आपको कल से यहाँ पे प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएंगी। तो आपका जो कोर्स है वो कोशिश की जाएगी तो आपकी 20 तक कंप्लीट कर दी जाए। लेकिन तब तक आप अपना काम करते रहिए, रिविजन करते रहिए, जो भी यहाँ पर आपका टाइम रहा होगा। ठीक है, चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे फिर अगले टॉपिक के साथ उत्तर प्रदेश स्पेशल को लेकर। थैंक यू सो मच।